कहते हैं मौत के बाद इंसान को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इंसान की कुछ इच्छाएं अगर अधूरी रह जाए तो फिर ये बात पूरी तरह से झूठ साबित होती है और इंसान का शरीर खत्म होने के बाद उसकी रूह अपनी इच्छाओं को पूरा करने का काम करती है। कहते हैं कि मौत के लगभग 2 घंटे के बाद ही आत्मा बॉडी से बाहर निकलकर अपने घर परिवार के बीच घूमती है और बार बार उन्हें अपने होने का एहसास करवाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आत्मा अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और ये कुदरत का नियम है। और वही आत्मा लगभग 12 दिनों के अंतराल तक अपने घर वालों के बीच में ही रहती है और उनके मातम को देखती है। सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन ये एक दर्दनाक सच है जो एक दिन सभी को सहना है। कुछ लोग इस दुनिया से जाते जाते अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, तो कुछ अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा करने से पहले दुनिया से चल बसते हैं। दोस्तों, आज की कहानी भरत की है। भरत के नीलेश का अभी कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। देहांत के बाद ना जाने क्यों भरत को बार बार ऐसा लगता है कि उसके आसपास उसका भाई घूम रहा है। उसके होने का एहसास उसे होता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। दोनों भाइयों के बीच में जो प्यार था, उसी की वजह से शायद भरत को ऐसा एहसास होता था और यही बात थी जो भरत को सच लगती थी। भरत को लगता था कि ज्यादा प्रेम भाव होने की वजह से उसे अपना भाई कहीं भी नजर आ जाता है। दोस्तों, वक्त बीतता गया और कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। पुलिस की पूरी जांच पड़ताल के बाद भी नीलेश की मौत का पता ही नहीं चल पा रहा था। हुआ कुछ ऐसा था कि रात को नीलेश की डेड बॉडी गांव के चबूतरे पर पड़ी मिली थी। वैसे तो नीलेश 2 नंबर के कामों में चलता था, लेकिन दुश्मनी के मामले में वो कहीं नजर भी नहीं आता था। उसका स्वभाव बड़ा नरम था और लोगों से बड़े प्यार के साथ बात करता था। यहाँ तक कि उसके प्रतिद्वंदी भी नीलेश को दुश्मन के तौर पर नहीं देखते थे। लेकिन वक्त का पहिया बदला और कब नीलेश को मौत के घाट उतार दिया गया ये पता ही नहीं चला। किसी ने भरत की मौत को हार्ट अटैक बताया तो किसी ने मर्डर केस बताया। पुलिस ने भी इस चीज की बहुत जांच करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। खैर, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो वैसे वैसे हम भी इस बात को भूलते जा रहे थे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरे भाई ने मेरे दिल में फिर से कहर मचा कर रख दिया। हुआ कुछ यूं था कि उस रात में अपने दिन का पूरा काम निपटाने के बाद कमरे में लौटा। मेरे हाथ में मेरा लैपटॉप था और यूं ही लैपटॉप को चलाते चलाते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास अचानक मेरी आंख खुली तो जैसे मैंने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसमें कुछ चल रहा था। ठीक से देखने पर मुझे पता चला कि ये जगह हमारे गांव के स्थान जैसी थी, जहां एक चबूतरा बना हुआ था और बगल में एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था। वो पीपल का बड़ा सा पेड़ लगभग वैसा ही था जैसे हमारे गांव का पेड़ बना हुआ था। जैसे मैंने ये दृश्य देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि मैं उसको पूरा देख पाता कि अचानक लैपटॉप की स्क्रीन में मुझे 3 से 4 आदमी नजर आए जिनके हाथों में छोटी पिस्टल थी। फिर वो सीधे एक आदमी के पास पहुंचे जो चबूतरे पर बैठा हुआ था। ना जाने क्यों, लेकिन उस आदमी का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना हुआ सा लग रहा था। उन लोगों ने 1 सेकंड भी नहीं गवाया और सीधे चबूतरे पर बैठे हुए उस आदमी के पास जाकर उसके गर्दन को धड़ दबोच लिया और उसे वहीं तड़पा तड़पा कर मार डाला। इतना सब देखने के बाद मेरी तो हिम्मत ही टूट चुकी थी। जब मेरी नजर ठीक से उस चेहरे पर पड़ी तो मैं जोर से चिल्ला उठा। ये किसी और का नहीं बल्कि मेरे भाई का चेहरा था। इतने में ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अभी एक भयानक सपने से बाहर आया था। बगल में मेरा लैपटॉप सच में चल रहा था और जैसे मैंने लैपटॉप को चलता हुआ देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने सपना देखा था या फिर कोई हकीकत। लैपटॉप की स्क्रीन में एक वेब सीरीज चल रही थी। यह सब देखकर एक बार के लिए मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि अभी मैं केवल एक बुरा सपना ही देख रहा था। लेकिन इस सपने से कोई भी हकीकत जुड़ी हुई हो सकती थी। पर फिर भी मैंने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लैपटॉप की स्क्रीन को बंद कर दिया। फिर मैं जल्दी से उठा और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर थोड़ा पानी पीकर वापस से बिस्तर पर लेट गया। और उसके बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मैंने इस छोटी सी घटना के बारे में अपने घर वालों को भी बताया, लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी सभी लोगों ने बोला कि तुम्हारे दिमाग में चल रही बातों की वजह से तुमने कोई बुरा सपना देखा है। फिर मुझे भी यही लगा कि
हो सकता है किसी बुरे सपने ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। खैर इस बात को नज़रअंदाज करने के बाद मैं फिर से अपनी दिनचर्या के कामों में लग गया। वक्त बीता और एक बार फिर से रात हो गई। मैं फिर से अपना लैपटॉप लेकर बैठा, लेकिन आज मैंने कल की गलती को नहीं दोहराया था और लैपटॉप की स्क्रीन बंद करके आंख बंद करके सो गया। दोस्तों, आज की रात कुछ खास थी। मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। रात के लगभग 1 से 1:30 बजे ये वही समय था जब कल रात को मैंने एक भयानक सपना देखा था। आज भी कल की तरह अचानक मेरी आंख खुल गई। घड़ी की टिक टिक की आवाज से घर में एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। गर्मी की उस रात में उस घड़ी की टिक टिक की आवाज के अलावा दूसरी कोई ध्वनि मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मैं उठा और सीधा फ्रिज की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार मैं जैसे पानी पीने के लिए बोतल निकालने लगा तो अचानक ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यह हाथ इतना ठंडा था कि मैं डर के मारे जल्दी से पीछे घूम गया और जैसे मैं पीछे घूमा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि पीछे की तरफ खड़ा हुआ वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई था। अपने भाई को अपने सामने खड़ा देखकर मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ मैं काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गया था। मैं उसे छूने ही वाला था कि इतने में ही मेरा हाथ उसके आर पार हो गया। ये मेरा भाई नहीं बल्कि उसकी रूह थी। उसे अपने सामने देखकर मेरी आवाज दब गई थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है। इससे पहले कि हम दोनों के बीच में कोई डिस्कस होता कि तभी अचानक मेरी मम्मी रसोई में पहुंच गई और जैसी मम्मी रसोई में पहुंची तो वो एकदम से गायब हो गया। मम्मी ने जल्दी से लाइट ऑन की और उसके बाद मम्मी ने बोला, क्या हुआ भरत, तू इतनी रात को यहाँ फ्रिज के पास क्या कर रहा है? पता नहीं क्यों, लेकिन मम्मी के आने के बाद एक बार के लिए सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था। मैं मम्मी को ये सब बताना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब तो जो सच्चाई सामने आएगी उसके बाद ही जिक्र किया जाएगा। हो सकता है कि ये मेरी गलत फहमी हो। उसके बाद मैं फिर से अपने कमरे में गया और आराम करने लगा। पर आज सुबह तक मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, जिस वजह से आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया और घर पर ही आराम करने लगा। पूरे दिन मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर मेरे भाई के साथ हुआ क्या था और वो बार बार मुझे हर जगह नज़र क्यों आ जाता है। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि किसी ने मेरे भाई का कत्ल किया है। दोस्तों, उस रात वाली घटना के बाद मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि ये मेरे भाई की रूह है जो मुझे कुछ बताना चाहती है और मुझे सच्चाई के रास्ते पर पहुंचाना चाहती है। हो सकता है मेरा भाई मुझसे इंसाफ चाहता हो। आज तक मैंने इन भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास ही नहीं किया था, लेकिन जब से मेरे भाई की मौत हुई थी तब से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे सोच विचार पूरी तरह से बदल चुके थे और अब मुझे इस चीज़ पर यकीन होने लगा था कि हमारी इस दुनिया में इंसानों के अलावा भूत पिशाच और आत्माएं भी होती हैं। ऐसे में अब मुझे इंतजार था तो मेरे भाई का, जब वो इस बार दोबारा मेरे सामने आने वाला था। इस बार फिर से सूरज की रोशनी को काले बादलों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैं खाना पीना करने के बाद अपने कमरे में लेट गया। अब मुझे रात के लगभग 1 बजने का इंतजार था, लेकिन आज मैं किसी भी हालत में अपने भाई के सारे सवालों के जवाब लेने वाला था। इस बीच ना जाने कब फिर से मेरी आंख लग गई। ये सब बिल्कुल उसी तरह से हुआ जिस तरह से इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था और रात के वहीं 1 बजे के आसपास फिर से मेरी आंख खुल गई। इस बार जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने अपने सामने अपने भाई को खड़ा हुआ देखा। जैसे मुझे वो नजर आया तो मेरा दिल मानो दहल सा गया। मैं जोर जोर से रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। मेरी आवाज तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। इससे पहले कि हम दोनों के बीच में कोई हलचल हो पाती कि अचानक मेरे भाई ने अपने हाथ से इशारा किया और जैसे ही मैंने उसके हाथ को देखा तो मैंने पाया कि उसने अपने फोन की तरफ इशारा किया था। और जैसे मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी तो सारा मामला मैं आसानी से समझ गया। मैं जान गया था कि इसके फ़ोन में ही कोई ऐसा सुराग छुपा हुआ है जिसकी वजह से मुझे अपने भाई की मौत का रहस्य पता चल पाएगा। तभी किसी तरह से मैंने अपने मुंह को खोलते बोला, लेकिन भाई आप मुझे कुछ बताना क्यों नहीं चाहते? जैसे मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश की तो वो हवा में धुआं बन गया। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे मैं अपने भाई से कोई बात करने की कोशिश करता तो वो छूमंतर हो जाता। दोस्तों, ये सब मेरी सोच से परे था, लेकिन उसके बाद मैंने उसका फ़ोन उठाया तो मैंने पाया कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था।
फिर पहले तो मैंने उसका फ़ोन को चार्जिंग में लगा दिया और उसके बाद जब उसका फ़ोन खुला तो पूरा फ़ोन छानने के बाद भी मुझे कोई सुराग ही नहीं मिल पाया। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार ये चीज़ केवल एक रहस्य बनकर रह जाती। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। मेरी हर कोशिश नाकाम रहती। अभी मैं उदास होकर बैठा ही था कि तभी अचानक मेरे हाथ से कुछ टच हुआ, पर इस बार मैंने महसूस किया कि फ़ोन के कवर के पीछे कुछ था जो मेरे हाथ को टच हुआ था। और जैसे मैंने फ़ोन के कवर को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि ये एक सिम कार्ड था। सिम कार्ड को देखते मैंने तुरंत उस फ़ोन के अंदर वाली सिम को निकाला और उस सिम को डाल दिया। जैसे मैंने वो सिम डाली तो सबसे ऊपर एक नंबर दिखाई दिया। तो मैंने देखा कि रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास एक कॉल आया हुआ था और नीलेश ने वहां करीब 16 मिनट तक बात भी की थी। बाद में मैंने फिर से उसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी 1 घंटी बजने के बाद फ़ोन अपने आप ही कट हो जाता। इसका मतलब साफ था कि किसी ने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया था। अब मुझे किसी भी हालत में ये जानना था कि आखिर ये नंबर है किसका, और इसको जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जैसे ही सुबह हुई तो मैं उस सिम को लेकर एयरटेल ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। मुझे बस ये जानना था कि आखिर ये नंबर है किसका और आखिर कौन है जिसने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया है। इस समय मेरा खून बदले की भावनाओं में उबल रहा था। मैं किसी भी हालत में ये जानना चाहता था कि आखिर मेरे परिवार पर किसने उंगली उठाई है। एयरटेल ऑफिस में मुझे पता चला कि ये नंबर किसी विजय नाम के लड़के ने लिया था। ताजुब की बात तो ये है कि मेरे भाई का ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था जिसका नाम विजय हो, क्योंकि मैं अपने भाई के सारे दोस्तों को अच्छी तरह से जानता था। और अब एक बात तो पक्की हो चुकी थी कि ये सब जिसने भी किया है उसके पीछे विजय का एक बड़ा हाथ था। अब मुझे किसी भी हालत में विजय तक पहुंचना था। विजय ही वो जरिया था जिसकी वजह से मैं अपने भाई के खूनी तक पहुंच सकता था। मैंने विजय तक पहुंचने की तमाम कोशिश की, लेकिन उसका नाम और उसके आधार के अलावा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली। अंत में थक हार कर मैं शाम को वापस अपने घर लौट आया। एक बात तो मैं अच्छी तरह से समझ चुका था कि मेरी भाई का कत्ल ही हुआ था और मुझे उन जालिमों तक पहुंचना था जिन्होंने मेरे भाई जैसे आदमी को मौत के घाट उतार दिया। उस रात फिर से मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। फिर अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और तभी उस अंधेरे में मुझे एक हल्की रोशनी चमकती हुई नजर आई। दरअसल मैंने देखा कि ये मेरा भाई था और इस बार वो बोल भी सकता था। तभी उसने हल्की सी आवाज में कहा, अगर तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना है तो फिर जल्दी से जल्दी दिल्ली चले जाओ, और हाँ, रात को लगभग 2 बजे के आसपास मुझे दिल्ली सड़क पर मिलना। वहीं पर वो कातिल तुम्हारा इंतजार करेगा, और मैं भी। इतना कहने के बाद मेरा भाई एकदम से गायब हो गया और उसके बाद अचानक ही मेरी आंख खुली। सपने ही सपने में मैंने काफी हकीकत जान ली थी और मुझे पता चल चुका था कि आज मुझे क्या करना है। इसलिए दूसरे दिन का सूर्योदय होते ही मैं सीधा दिल्ली के लिए निकल गया। मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था कि आज मुझे किसी काम से दिल्ली के लिए जाना है, और बस फिर क्या था, दिल्ली में जाकर मैं फिर से उस शख्स की तलाश करना शुरू कर दिया जिसका इन सब के पीछे हाथ था। कब सुबह से शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और उसके बाद मैं दिल्ली के एक होटल में रुका। मेरे भाई ने मुझे बताया था कि रात को 2 बजे तुम दिल्ली में मिलना, लेकिन उसने कहाँ मिलने को बोला था इस बात का मुझे कोई मालूम ही नहीं था। कहते कि जब इंसान की मौत आती है तो काल उसे अपने आप ही अपनी ओर खींच लेता है। मैं तो दिल्ली आ गया था, लेकिन मुझे उन लोगों का वेट था जिन्होंने ये सब किया था। दिल्ली के होटल में रुकने के बाद शाम को खाना पीना करने के बाद मैं होटल से बाहर निकला और सड़क पर ही सिगरेट जलाकर इधर उधर घूमने लगा। मैं आती जाती गाड़ियों को ही देख रहा था कि फिर धीरे धीरे उस होटल के बगल से जो गाड़ियां गुजर रही थी उनका गुजरना बंद होने लगा। इसका एक कारण ये भी हो सकता था कि वो सड़क थोड़ी कच्ची थी, क्योंकि ये रोड होटल के पीछे की थी। सामने से जो हाईवे गुजर रहा था उसके ऊपर से तो गाड़ियों की काफी अच्छी चहलकदमी नजर आ रही थी, लेकिन इस सड़क से ऊपर मानो सन्नाटा सा पसर गया था। थोड़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद अचानक एक गाड़ी वहां पर आकर रुकी, तो मैंने देखा कि वो गाड़ी मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उस गाड़ी को वहां पर रुकता हुआ देखकर मैं बड़ी हैरानी के साथ उसे देखने लगा।
फिर उसके बाद मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर से 3 लोग बाहर निकले जिन्होंने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। वो तीनों मेरी ओर ही आ रहे थे और अब सारा मामला मैं समझ गया कि आखिर रात में मेरे भाई ने मुझे क्या बताया था। जब 3 लोग मेरे सामने थे तो मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन मैं भी छाती चौड़ी करके उनके सामने खड़ा हो गया। फिर वो मेरे पास पहुंचे और मैं इतना तो जानता था कि उनका क्या इरादा है और वो मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तभी उनमें से एक ने कहा, लगता है तुम्हारी चर्बी उतारनी पड़ेगी, तुम लोगों ने बहुत तलाश की है हमारी। मैं समझ गया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे भाई का मर्डर किया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सामने 3 लोगों को देखकर मुझे भी डर लग रहा था। इसलिए मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता कि उनमें से एक आदमी ने मेरी गर्दन धर दबोची और मुझे पीछे धक्का दे दिया। मैं 2 कदम पीछे खिसक गया और फिर नीचे गिर पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दोस्तों, उस वक्त शायद रात के 11:30 से 12 बज रहे थे। ये वही समय था जब मेरे भाई को उन लोगों ने मौत के घाट उतारा था। उन लोगों ने अब मेरे ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दिया था। तो मुझे भी इस चीज का एहसास हो चुका था कि ये सभी लोग मिलकर मुझे बुरी तरह से मार सकते हैं। इसलिए मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। दरअसल मैंने देखा कि उनमें से एक लड़का अचानक अपनी गाड़ी से टकरा गया। उस लड़के को उसकी ही गाड़ी से टकराते हुए देखकर मैं थोड़ा हैरान था। फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई अनजानी रूह मेरे आसपास भटक रही है और ये कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की आत्मा ही थी। इस चीज का एहसास होते ही मुझे कल रात का वो सपना याद आने लगा जब मेरे भाई ने बताया था कि तुम दिल्ली चले जाना, वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर मैं तुरंत ही उठा और खड़ा होकर वहां चारों तरफ का दृश्य देखने लगा। फिर इसी बीच एक लड़का मेरी तरफ फिर से भागता हुआ आया, लेकिन उसे भी एक तगड़ा पंच मिला और वो भी एक ही बार में जमीन पर ढेर हो गया। सच कहूं तो उस वक्त मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भूत या फिल्म को देख रहा हूं, जहां हीरो के भाई की मदद करने के लिए उसका भाई आत्मा बनकर आया हो। इस वक्त मेरे सामने सब कुछ ऐसा ही हो रहा था और देखते ही देखते उन लोगों को इतनी बुरी तरह से मार पड़ी कि किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर। हद तो तब हो गई जब उनमें से एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। बस वही समय था जब मुझे लगा कि अब मैं पुलिस केस में फंस सकता हूं। इसलिए मैंने तुरंत ही वहां से निकलना बेहतर समझा। लेकिन भागने से पहले मैंने देखा कि अब उन लड़कों के चेहरों के ऊपर से नकाब हटने लगे थे और जैसे उनका नकाब हटा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरा शरीर किसी बर्फ की तरह जम गया। दरअसल मैंने देखा कि इस वक्त जो मुझे अपने सामने नजर आ रहे थे ये कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई के ही दोस्त थे, जिनका नीलेश भाई के साथ आना जाना रहता था और वो उन्हें काफी क्लोज दोस्त मानते थे। अब ये सब देखते मैं एक बात समझ गया कि दुनिया में परिवार के अलावा कोई भी अपना नहीं होता है, बाकी सब पराये होते हैं जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये डरावना दृश्य मेरी आंखों से देखा नहीं गया और फिर मैं वहां से भागता हुआ सीधा होटल में आ गया। होटल में आने के बाद मैं सीधा अपने कमरे पर पहुंचा और कमरे में पहुंचकर थोड़ी देर के लिए सही आराम करने लगा। उसके बाद जब सुबह हुई तो मैं सीधा अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को रात में हुई पूरी घटना के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर मम्मी पापा को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका कहना था कि जरूर तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा था, लेकिन इस बार उन सभी की बातें धरी की धरी रह गई थी, क्योंकि सुबह ही न्यूज मिलते ही होटल के पीछे 3 लड़कों की लाशें मिली जो किसी डाकू की तरह लगते थे। अब सभी को मेरी बातों पर यकीन होने लगा। मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिली। ऐसे में हमने फैसला किया कि उनको शांत करने के लिए हमें घर में हवन करवाना चाहिए। फिर उसके बाद हमने ठीक वैसा ही किया और घर में हवन वगैरह की सुविधा करके 3 दिन के लिए हवन चलाया गया। हवन इतना बड़ा था कि पूरा घर शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद जाकर सब कुछ नॉर्मल होने लगा। वो आखिरी बार था जब मैंने अपने भाई को अपने सपने में देखा था। उस दिन को बीते आज काफी समय हो गया है, लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी अपने भाई को ना ही तो कभी सपने में देखा और ना ही प्रेत के रूप में कहीं वो नजर आया। लेकिन आज भी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इतने खास दोस्त अचानक से दुश्मन कैसे बन गए। क्या इसकी वजह पैसे थी या फिर कोई लड़की जिसकी वजह से उन सभी के बीच में दरार पड़ गई।
बहुत दिनों तक मैंने इस चीज की तलाश करने की भी कोशिश की कि आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, लेकिन मुझे कोई सुराग ही नहीं मिला। और आज भी वो रहस्य केवल एक रहस्य ही बनकर रह गया है कि उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो आपस में ही लड़ मरे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और किसी कारण की वजह से ऑफिस में काम काफी ज्यादा आ गया था और इसी के चलते हुए मुझे समय पर छुट्टी नहीं मिल पाई। और तो और मेरी शादी के एक दिन पहले मुझे छुट्टी दी गई और उसी दिन मुझे अपने गांव भी जाना था। तत्काल मैंने टिकट निकाली और ट्रेन पकड़कर रवाना हो गया। वैसे मेरे शहर से गांव की दूरी ज्यादा नहीं थी और रात को मैंने सफर करने का फैसला किया क्योंकि मुझे सुबह कैसे भी करके गांव पहुंचना था और अगले दिन मेरी शादी थी। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन मेरे ऑफिस वालों ने जिस तरीके से मुझे एंड टाइम पर छोड़ा उसके चलते मैंने सही से तैयारी भी नहीं की थी। वो तो अच्छी बात थी कि मेरे भैया ने गांव में सारी तैयारियां कर ली थी, बस मुझे मंडप तक किसी तरीके से पहुंचना था। मैंने रात को ट्रेन पकड़ी और अपने गांव के लिए रवाना हो गया। मैं अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं ट्रेन में बैठकर गांव की तरफ ही जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर एक महिला लंगड़ाती हुई आई है। उसका मेरी तरफ आना इसलिए भी हैरान कर रहा था क्योंकि अभी ट्रेन कहीं रुकी भी नहीं थी और उसके हाथ में कोई सामान भी नहीं था। रात काफी ज्यादा हो गई थी और लगभग ट्रेन की सभी बर्थ खाली हो चुके थे। बस गिनती के 2-4 लोग ही मेरे कोच में बैठे हुए थे। वो महिला लंगड़ाते हुए आकर मेरे सामने वाले सीट पर बैठ गई और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे समझ में नहीं आया था कि यह महिला लंगड़ाती हुई आकर मेरे पास ही क्यों बैठी है, क्योंकि जिधर से वो आ रही थी उधर कई सीट पहले से ही खाली थी। आखिर उसने मेरे सामने आकर बैठना क्यों पसंद किया। तभी उस औरत के पीछे पीछे 2 हट्टे कट्टे लोग और आ गए और मेरे बगल में आकर बैठ गए। उनको देखकर मुझे थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा, लेकिन मैंने उनसे पूछना बेहतर नहीं समझा क्योंकि जब वो लोग बैठ रहे थे तो मैंने देखा कि उनमें से एक आदमी के पास चाकू था। तभी दूसरा आदमी जाकर उस औरत के पास बैठ गया और जैसे वो आदमी उस औरत के पास बैठा तो वहां से वो औरत उठकर जाने लगी। तभी उसके पीछे पीछे वो दोनों आदमी भी निकल गए थे, पर दरवाजे पर जैसी वो औरत पहुंची कि पीछे से तब तक उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छीना झपटी शुरू कर दी। उस महिला के गले में एक सोने की चैन मौजूद थी जिसकी वजह से ये गुंडे लोग उसके पीछे पड़ गए थे। मेरे मन में एक बार ख्याल आया कि मैं उस महिला की मदद करूं, लेकिन मैंने देख लिया था कि उन गुंडों के पास चाकू मौजूद है और वहां पर मेरा बोलना सही नहीं होता। अगले दिन मेरी शादी थी, इसलिए इस मामले में पढ़ना मैंने बेहतर नहीं समझा। पर चैन की छीना झपटी में वो महिला ट्रेन से नीचे गिर गई। तभी मैं एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाकर उस महिला को देखने लगा कि तभी मेरी खिड़की की तरफ से एक जोरदार आवाज आई। जैसे मैंने अपनी गर्दन घुमाकर अपनी खिड़की की तरफ देखा तो मुझे वही महिला खून में लथपथ एक भयानक शक्ल में दिखाई दी। अब उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया और अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया। मेरे हाथ पैर के रोंगटे अब खड़े हो चुके थे और मैं इधर उधर गर्दन घुमाकर देखने लगा तो पूरी कोच में कोई भी मौजूद नहीं था। अभी तक 2-4 लोग कोच में मौजूद थे, लेकिन अचानक ही वो भी कहीं गायब हो गए थे। ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, जिससे मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था और मेरे दिल की धड़कनें अपनी सीमित गति से काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। अभी डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि तभी पूरे कोच की लाइट जल बुझने लगी और इस मंजर को देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और मेरी आंखों के सामने से खिड़की के पास जो शक्ल आई थी वो जा ही नहीं रही थी। और इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं इस कोच से किसी और कोच में जाकर बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने पहले ही भूतिया हरकत हो चुकी है। अब मैं दूसरे कोच में जाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा और जैसे मैं टॉयलेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि दूसरे कोच में जाने के लिए जो रास्ता होता है वो रास्ता किसी ने बंद कर दिया था। अब इस चीज को देखकर मैं और भी ज्यादा डर चुका था। ऊपर से कोच में चल रही लाइट एकदम से जल बुझने लगी।
इसी के चलते हुए मैंने जेब में पड़े अपने मोबाइल को निकाला और निकालकर पुलिस को कॉल कर दिया। वहीं दरवाजे के पास ट्रेन में मौजूद पुलिस का नंबर दिया गया था और मैंने उस नंबर पर कॉल कर दिया उनको सारी घटना बताने के लिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे कॉल करने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बाद मैं कई गुना और भी ज्यादा डर जाऊंगा। तभी मैंने फोन लगाया और हड़बड़ाते हुए जो भी घटना मेरी आंखों के सामने हुई थी मैंने उन पुलिस वालों को बता दिया। लेकिन हैरान की बात थी कि उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। मैंने हेलो हेलो किया और फिर भी जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने पूछा, इंस्पेक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरे इतना बोलते ही फोन के अंदर से किसी महिला के हंसने की आवाज आने लगी और उस आवाज को सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया था और मेरे हाथ में जो फोन था वो फोन मेरे हाथ से छूटकर ट्रेन की एक सीट के नीचे जाकर गिर गया। और उसे ढूंढने के लिए मैं जैसे ही नीचे झुका तो मुझे उसी महिला का चेहरा अचानक से सीट के नीचे दिखाई दिया, जिसके बाद मैं बुरी तरीके से छटपटा गया और मेरा शरीर पीछे वाली सीट से टकरा गया, जिसके चलते हुए मुझे भारी चोट भी आ गई। अब मैं जल्दी से खड़ा होकर वापस से दूसरी दिशा में भागने की सोचने लगा, क्योंकि इस तरफ कोच बिल्कुल बंद था। मुझे लगा दूसरी तरफ कोच खुला होगा तो उस तरफ से मैं किसी और कोच में चला जाऊंगा, और यही सोचकर मैं दूसरी दिशा में काफी तेजी से भागने लगा। तभी मेरी नजर अचानक से सीट पर कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ गई और उसके चलते मैं वहीं पर रुक गया और उसको देखने लगा तो मुझे दिखाई दिया कि उस सीट पर उस महिला की साड़ी पड़ी हुई है, जो महिला मुझे थोड़ी देर पहले दिखाई दी थी और जिसके साथ इस तरीके का हादसा हुआ था। मैं समझ गया था कि मुझे वो महिला डराने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते मैंने बिना रुके दूसरी तरफ भागने का फैसला किया और मैं जब दरवाजे के पास पहुंचा और देखा कि मैं उस जगह से दूसरे कोच में जा सकता हूं कि नहीं, तो मुझे दिखाई दिया कि वहां पर भी सभी चीजों को ब्लॉक करके रखा गया है, जिसके चलते मैं इस कोच से दूसरे कोच में नहीं जा सकता था। अब इन सभी चीजों को देखकर मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अब मैं दरवाजे पर ही वहीं पर खड़ा हो गया था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोच के अंदर की तरफ जाऊं, क्योंकि मैंने सीट के नीचे अपना फोन उठाते समय उस भयानक चुड़ैल को देख लिया था, जिसके बाद मेरे हाथ पैर के रोंगटे पहले खड़े हो चुके थे और डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मेरे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और मैंने यही सोचकर वहां पर मौजूद ट्रेन की चैन को खींचने का फैसला कर लिया ताकि ट्रेन रुक जाए, जिसके बाद मैं जाकर किसी और कोच में बैठ जाऊं। फिर जो मैंने सोचा था ठीक मैंने वैसा ही किया। मैंने वहां पर मौजूद ट्रेन की चैन को खींचा, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। ट्रेन अपनी गति में ही चल रही थी, ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा डर चुका था। अब मेरे पास बचने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, तो मैं चलती ट्रेन से नीचे भी नहीं कूद सकता था। अभी मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल वाली बोगी की तरफ से कोई बड़ी जोर जोर से ठोक रहा है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। और वो आवाज इतनी भयानक थी कि सच बताऊं तो मैं बुरी तरीके से डर गया था, और डर के मारे मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी सीट के नीचे छुप गया हूं। अगर गुंडे लोग होंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, और इसी के चलते मैं वहां पर मौजूद एक सीट के नीचे घुस गया। तभी एक जोरदार आवाज आई, और ये आवाज इतनी तेज थी कि एक तरफ तो ट्रेन का शोर मौजूद था और उसके बावजूद मुझे ये आवाज काफी जोर से सुनाई दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीट की तरफ कोई बढ़ता हुआ आ रहा है, और फिर कुछ ही पल में मैंने देखा कि एक उल्टे पैर से एक महिला ट्रेन की बोगी के अंदर की तरफ जा रही है, और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे मेरे दांत आपस में टकराने लगे। तभी मैंने अपनी आंखों के सामने उस उल्टे पैर वाली चुड़ैल को जाते देखा और डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे तक खड़े हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से मेरी नजर मेरे सामने वाली सीट के नीचे पड़ गई, तो मैंने देखा कि उस सीट के नीचे उसी महिला की लाश पड़ी हुई है, जो कि थोड़ी देर पहले इस ट्रेन से नीचे गिर गई थी। दोस्तों, उसको देखकर मैं बड़ी जोर से चिल्ला उठा और सीट के नीचे से निकलकर अपनी गर्दन उस तरफ घुमा कर देखा जिस तरफ चुड़ैल जा रही थी। तो मैंने देखा कि अचानक से चुड़ैल ने अपनी गर्दन पूरी तरह से पीछे की तरफ घुमा ली और मेरी तरफ देखने लगी। उसको देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे और मैं दूसरी दिशा में काफी तेजी से भागने लगा, और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरी नजर वहां पर मौजूद टॉयलेट के अंदर की तरफ पड़ गई।
तो मैंने देखा कि टॉयलेट में 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। जब मैंने टॉयलेट के दरवाजे को हल्का सा खोला और साफ साफ देखा तो मुझे दिखाई दिया कि ये दोनों तो वही लोग थे जो कि अभी थोड़ी देर पहले उस महिला से चैन खींच रहे थे, जिसके चलते उस महिला की जान चली गई। उनको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और वहीं पर मौजूद लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगा, जो कि एक कोच को दूसरे कोच से जोड़ता था। और मेरे थोड़ी कोशिश करने के बाद ही वो खुल भी गया और उसके खुलते मैं जल्दी से इस कोच से निकलकर दूसरे कोच के अंदर चला गया। पर मैं दूसरे कोच में जाकर एक परिवार वाले के साथ बैठ गया और मुझे हड़बड़ाता हुआ देखकर उन्हीं में से एक आदमी ने मुझसे पूछा, भाई साहब क्या हुआ, आप इतने घबराए क्यों हैं? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मुझे पता चला कि ये घटना 1 हफ्ते पहले हो गई थी। उस आदमी ने मुझे बताया कि 1 हफ्ते पहले इसी ट्रेन में एक ऐसी घटना हो गई थी और उसने फिर अपने मोबाइल का इंटरनेट खोला और न्यूज में इस घटना को दिखाया। उस आदमी से मोबाइल लेकर मैंने उस न्यूज को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये सब उसी के चलते हुए हो रहा है। उसी की आत्मा मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब 1 हफ्ता पहले ये हादसा उस महिला के साथ हुआ था तो उस समय उस कोच में कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उस महिला की मदद नहीं की थी। इसी के चलते वो लोगों को डराती है। और फिर दोस्तों कुछ समय के बाद मेरा स्टेशन भी आ गया और मैं वहीं पर उतर गया और डरते हुए किसी तरीके से मैं अपने घर पहुंचा। सुबह का समय हो गया था। घर में लोग मुझे देखकर समझ गए थे कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन उन्हें इस हादसे के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी और ना मैंने आज तक उन्हें इस हादसे के बारे में बताया। लेकिन दोस्तों आज भी जब मैं उस हादसे के बारे में सोच लेता हूँ तो डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।